आज जहां दुबई है वह पहले मछुआरों का एक गांव कहलाता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और उन्हें दुबई का संस्थापक भी कहा जाता है। दुबई की असली किस्मत 1958 में बदली जब शेख राशिद बिन सैयद दुबई के शासक बने। शेख राशिद ने दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाने का फैसला किया। दुबई की भौगोलिक स्थिति बहुत रणनीतिक थी। यह पर्शियन गल्फ में स्थित है और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। शेख राशिद ने दुबई की क्रीक को गहरा और चौड़ा करवाया ताकि बड़े से बड़े जहाज आ सके। भले ही इसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ा और दुनिया से आलोचना सुननी पड़ी, यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। उन्होंने पोर्ट राशिद बनवाया जिसकी वजह से जहाज रुकने लगे और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई। इसकी सफलता को देखकर 1989 में पोर्ट जबल अली बनवाया गया, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। 1966 में जब दुबई में तेल मिला, लेकिन यह पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम था। शेख राशिद का मानना था कि तेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने तेल से मिले पैसों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया। उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया और अन्य बुनियादी ढांचों पर पैसा खर्च किया। जब पोर्ट्स बनकर तैयार हो गए और जहाज खूब आ रहे थे, तो शेख राशिद ने एक गेम चेंजर कदम उठाया। उन्होंने पोर्ट जबल अली को कमर्शियली फ्री जोन घोषित कर दिया। इसका मतलब यह था कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स नहीं देना होगा और यह बहुत ही पसंदीदा मार्ग बन गया और दुबई का जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा यहीं से आने लगा। शेख राशिद एयरलाइन बिजनेस को भी दुबई में लाना चाहते थे। उन्होंने एयर अमीरात के नाम से एक एयरलाइन शुरू की और पाकिस्तान से एरोप्लेन खरीदे। धीरे धीरे पाकिस्तान के पूरे बिजनेस को दुबई में मोड़ दिया। दुबई की सरकार की तरफ से एयर अमीरात को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी दिए जाते थे और उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, जिससे वह बाकी एयरलाइनों से आगे निकल गई। शेख राशिद ने यह भी समझा कि बाहरी लोगों का दुबई में सिंपल महसूस कराना होगा, इसलिए दुबई में पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत खुले नियम कानून रखे गए। 1990 में शेख राशिद ने दुबई को एक टूरिज्म प्लेस बनाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स बनवाए। जब सिर्फ होटल आदि से लोग नहीं आए, तो उन्होंने दुनिया में जो भी चीज फेमस थी उन्हें बड़े पैमाने पर दुबई में लाया गया। 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया, जो उस वक्त सबसे ऊंची और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था। इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था। 1999 में शेख राशिद की मृत्यु के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद शासक बने। शेख मोहम्मद अपने पिता की तरह ही थे। उन्होंने अपने सपने को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। वो अमेरिकन आर्किटेक्ट डेनियल बर्नहैम से प्रेरित थे, जिनका मानना था कि किसी भी शहर को आगे बढ़ने के लिए बड़े और विशाल प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। दुबई में हर चीज जो दुनिया में थी उसे बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेगिस्तान में बिल्डिंग्स बनाई गई और समुद्र में मिट्टी भरकर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए। ये सारी चीजें बन रही थी तो पानी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने समुद्र के पानी को पीने लायक बना दिया। पोर्ट्स को टैक्स फ्री करने के साथ साथ उन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और व्यक्तियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने तेल एक्सपोर्ट, टूरिज्म और बिजनेस से आय फंड का उपयोग किया। इसकी वजह से दुनिया भर के अमीर लोग अपने हेडक्वार्टर्स और बिजनेस को दुबई में शिफ्ट करने लगे। दुबई में लगभग 35 लाख लोग रहते हैं। केवल 3 लाख ही अस्थायी अमीराती नागरिक हैं। दुबई आमतौर पे बाहरी लोगों को नागरिकता नहीं देता, केवल अरबी को ही नागरिकता होती है जो 19 से 25 से बसे हो या जिनके माता पिता अमीराती हो। महिलाओं को शादी के 7 साल बाद और एक बच्चा होने के बाद नागरिकता मिल सकती है, या बच्चा ना होने पर 10 साल बाद। पुरुषों के लिए शादी से नागरिकता लेने का विकल्प नहीं है। हालांकि एक और तरीका है जिससे बाहरी लोगों को नागरिकता मिल सकती है। यदि कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर या कलाकार हो जिसके पास 10 साल का अनुभव हो, या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, या कोई प्रतिष्ठित इन्वेस्टर या कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, ऐसे मामलों में नागरिकता मिल सकती है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं मिलते। अमीराती नागरिक होने के बहुत फायदे हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री हाउस और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। और एक अमीराती नागरिक जन्म से ही बिना कुछ किए करोड़पति बन जाता है।
यह सब इसलिए दिया जाता है कि ताकि दुबई के नागरिक खुश रहे और लोकतंत्र की बात ना उठे। दुबई को बनाने में बहुत सारे वर्कर्स लगे हैं जो दुबई के नागरिक नहीं है, बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से आते हैं। इन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन अक्सर अच्छी नहीं होती और कई मामलों में एम्प्लॉयर उनकी स्थिति का फायदा उठाते हैं। दुबई और अन्य खाड़ी देशों में विदेशी वर्कर्स कफा सिस्टम के तहत काम करने आते हैं। इस सिस्टम में वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट और रहने का वीजा उनकी निजी एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। वर्कर्स को काम छोड़ने के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी चाहिए होती है। बिना परमिशन के काम छोड़ना अपराध है। पश्चिमी मीडिया में कफा सिस्टम को आधुनिक गुलामी बताया जाता है। इन सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर वर्कर्स के पासपोर्ट, वीजा और फोन रख लेते हैं और कुछ मामलों में उनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं क्योंकि ये भाषा नहीं समझते। ह्यूमन राइट वॉच और द गर्जिया की रिपोर्ट्स में महिला घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार, मंजूरी ना देना, परिवार से ना बात करने देना और लंबे समय तक काम कराने जैसे मामले सामने आए हैं। इस आलोचना के बाद 2017 में यूएई ने नए वर्कर्स प्रोटेक्शन लॉ लाए जिसमें बहुत सारी चीजें सुधार हुई, लेकिन 2022 में भी दुबई एक्सपो के दौरान वर्कर्स के पासपोर्ट छीनने और श्रम कानूनों का पालन न करने की खबरें आई, जिससे फिर से सवाल उठे। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी प्रिंसेस लतीफा 2018 में दुबई से भाग गई थी और उन्हें गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि वो अपने पिता से भाग रही हैं और भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें दुबई वापस भेज दिया। बाद में 2021 में एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता ने उन्हें बंधक बनाकर रखे हैं। जून 2019 में दुबई की शासक की पत्नी प्रिंसेस हया बिन हुसैन अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई और उन्हें वहां शरण दी गई। प्रिंसेस लतीफा की बहन प्रिंसेस शम्सा भी 2000 में इंग्लैंड में गायब हो गई और उन्हें वापस दुबई लाया गया। 2020 में यूको कोर्ट ने बताया कि उनकी किडनैपिंग उनके पिता ने ही करवाई थी। दुबई दिखने में एक आधुनिक शहर बन गया है, लेकिन अभी भी वहां पर सत्तावादी और रूढ़िवादी राज चल रहा है। दुबई ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी पीछे है। रेगिस्तान की रेत को एक बड़े महानगर में बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।